हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। और मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट, और आपसे मेरे प्यारे प्यारे बी। क्लास 10th की जियोग्राफी का चैप्टर 2 इस पार्ट की वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी जंगल और जंगल में जितने सारे जीवन पाए जाते हैं, या ये कहीं यूँ कहिए कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जीव पाए जाते हैं उनका रिसोर्स, उनका वो कैसे पाए जाते हैं, उनका क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में क्या सिमिलरिटी है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देख रखा है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आप लोगों के लिए, बिकॉज यू आर द नेक्स्ट यूथ फॉर दिस जनरेशन। सो बेसिकली यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग में आपको बताया जा रहा है एक सॉन्ग है जो कि लेप्चा फोल्क सॉन्ग के नाम से जाना जाता है आपके नॉर्दर्न पार्ट वेस्ट बंगाल में। इसमें कह रहे हैं ये लोग, कैसे गाते हैं कि नरक ओ मेरे ईश्वर, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिपैच। आपने म्यूजिक को क्रिएट किया है। ओ नरक माई लॉर्ड, लेट मी डिडिकेट माई सेल्फ टू यू। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द फॉरेस्ट, द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स। यानी आप एक सॉन्ग में बताया जा रहा है कि हम सभी लोग मिलकर आपके लिए गाना गाते हैं। कौन सी नदियाँ भी गाना गाती हैं, पर्वत भी गाना गाते हैं, फॉरेस्ट भी गाना गाते हैं। और किसके लिए? नारक, ईश्वर के लिए। और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े भी गाना गाते हैं, और एनिमल्स भी गाना गाते हैं। लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्वीट ब्रीज एंड ऑफर इट टू यू। तो चलिए हम लोग इन सबको मिला के, मतलब वो लोग गा रहे हैं कि हम लोग इन सब लोगों की आवाज़ों को मिला के म्यूज़िक बनाते हैं, और ये प्यारा सा ब्रीज के साथ आपको, हवाओं के साथ इसे आपको ऑफर करते हैं। इस पोएम का बेसिकली मतलब ये है ना कि हम अपने आसपास जितनी चीज़ें पाई जाती हैं उनके इंपॉर्टेंस के बारे में समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी शेयर दिस प्लेनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स, स्टार्टिंग from microorganism and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and the blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part of and very much dependent on the system for our own existence. For example, the plants, animals, and the microorganisms recreate the quality of the air we breathe, the water we drink, and the soil that produces our food, without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system, as these are also the primary producer on which all other living beings depend. इट मीन्स इस ग्रह पर हम छोटे छोटे जितने भी जीवाणु हों, चाहे बैक्टीरिया हों, चाहे जोंक से लेकर बट वृक्ष तक, हाथी और ब्लू व्हेल तक, करोड़ों जो है दूसरे जीवधारियों के साथ हम लोग रहते हैं। यह पूरा जो आवासीय स्थल है, यानी जिस पे हम रहते हैं, यह बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। हम बात करें मानव या फिर दूसरे जीवों की, तो एक जटिल जो है ये परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक केवल पार्ट हैं। हमसे ये सब नहीं है, लेकिन हम इसके एक पार्ट हैं, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न चीज़ों पे हम लोग निर्भर रहते हैं, विभिन्न तत्वों पे निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम लोग पीते हैं, और मिट्टी जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव इनका पुनर्सृजन करते हैं। ये सब यही लोग हैं, पौधे हो गए, पशु हो गए, सूक्ष्म जीव, ये सब मिल के इसका सृजन करते हैं। हर एक का उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी आपका जो ये फॉरेस्ट हैं, यह बहुत ज़्यादा इस बायोडाइवर्सिटी में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं, ये जिन पे हम लोग सभी जीव निर्भर रहते हैं। बात करें यहाँ पे वन्य जीवन की और कृषि फसल, तो उपजातियों में से अधिक जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इनका आकार और कार्य में अलग अलग है, लेकिन इनकी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस के द्वारा ही ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट्री या वनस्पति पाए जाते हैं और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो देखिए हम आसपास अगर नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो कि आपके ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
रियल में भारत में की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के मामले में विश्व पूरे वर्ल्ड के कंट्री की बात करें तो सब लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस हमारा कंट्री इंडिया ही है। यहाँ पर बहुत प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ बात करें विश्व की जितनी सारी बायोडाइवर्सिटी है उन सबका लगभग 8% यानी 16 लाख हमारे देश में ही पाई जाती है। और जितना ये सब पाई जाती है ये केवल खोजी जाने वाली जो उपजातियाँ हैं उनसे 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन के जो जीवन हैं जीव हैं उनके रिसोर्स के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बहुत प्रकार से पढ़ चुके हैं और जानते हैं। हम लोग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। आपने सोचा होगा कि संसाधनों का जो आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, आपने कभी सोचा? ये जो अलग अलग वनस्पतियाँ हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब रोज़ के जीवन में हमारे इतने गुथे हुए हैं लेकिन हम इनकी कद्र नहीं करते हैं। लेकिन पर्यावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति हमारी जो असंवेदना है जिसकी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा कुछ गलत काम कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं कि इन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में 10% जो है आपके वनस्पति हैं और 20% जो है जो आपके स्तनधारी हैं वो सब लुप्त होने का खतरा। कुछ लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है, बात करें लुप्त होने के कगार पर है। इनमें से जैसे चीता हो गया, आपका गुलाबी सिर वाली बत्तख हो गई, पहाड़ी कोयल हो गई और जंगली में चित्तीदार जो उल्लू होती है और मधु का जो इंसिग्नियस यानी महुआ की जंगली किस्म है ये, और हुबर या हेप्टान्यूरॉन यानी घास की एक प्रकार की प्रजाति है। यह सब पौधे शामिल है। ये सब जो है गायब यानी लुप्त होने के कगार पर है। हाँ, वास्तव में अगर बात करें कि यह वास्तव में अगर देखें तो कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितने जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म गायब हो चुके हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक ज़्यादा केंद्रित है, परंतु ये जो छोटे छोटे प्राणी हैं जैसे कीट पौधे भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये बड़े वाले। तो इन सब के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं जो कि गायब हो चुके हैं। भारत में बात करें लुप्त होते वन, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए भारत में जिस पैमाने पर जिस स्पीड से पेड़ों की कटाई हो रही है यह बहुत ज़्यादा भयानक और विचलित कर देने वाली बात है कि देश में वन का जो आवरण था, जो वन का फैलाव था, लगभग 79.242 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल था इसका। यह देश का पूरा भौगोलिक अगर क्षेत्र देखें तो 24.16 इतना ही % बचा हुआ है। सघन वन की बात करें मतलब जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है तो 12.2% है। जो ओपन वाले फॉरेस्ट हैं वो 9.14% है और जो मैग्रू वाले फॉरेस्ट हैं वो 0.14% है। यह किसकी रिपोर्ट है? यह रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार। 2013 के अगर बात करें सघन वनों में लगभग 3775 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षणों के उपाय और प्रबंधन की भागीदारी और वृक्षारोपण से ही संभव हो पाया है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन और जो प्राकृतिक जो रिसोर्स है इनका कंजर्वेशन, इनके अनुसार हम इन सब चीज़ों को कैसे कर सकते हैं तो इसको कुछ डिवीजन किया गया है IUCN के संघ के द्वारा। तो देखिए इसमें जो है सामान्य पहले आ जाती हैं सामान्य जातियाँ। ऐसी कौन सी जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु हो गए, साल हो गया, सॉल जो आप लोग देखते हैं पानी में रहता है, एक्वेटिक एनिमल, चीड़ का पेड़ हो गया, कृंतक यानी रोडेड, ये सारी आ जाते हैं इसमें। जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है वे कौन सी जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आप लोग जब खुद पे हमारे ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तब हमें फील होता है। एक छोटी सी खरोंच लग जाती है तो आह की आवाज़ निकलती है और आप बड़े आराम से उसको फिर क्रीम पट्टी पता नहीं क्या क्या करने लगते हो। आप सोचो कि किसी को आप रहने नहीं दे रहे हो, किसी का घर भगा दे रहे हो, किसी के घर उजाड़ दे रहे हो ज़बरदस्ती, और वो लोग इतने बेबस हैं कि आपके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। घर भाग ले लिए, पेड़ काट दिए, सब कर लिए, वो सब तो ठीक है यार। अब ये देखो आप उनको खोज खोज के मार रहे हो, उनका शिकार कर रहे हो, ठीक है। उनको आप घर भी ले लिए तो ठीक है, लेकिन उनको आप जिंदा भी नहीं रहने दे रहे हो। इतना सारा काम हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना कि इनका जीवित रहना कठिन हो गया। जैसे काले हिरण की बात करें, मगरमच्छ या फिर भारतीय जंगली गधा हो गया, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी जो मणिपुरी हिरन होती है, ये ऐसी जातियां हैं ना जिनको संकटग्रस्त जातियां के अंतर्गत रखा गया है। मतलब अगर हम लोगों ने ऐसे ही काम करते रहे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर आता है वुलनरेबल यानी कि सुभेद्य जातियां। ये कैसी जातियां हैं? ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे अगर हम लोग रिसर्च करें, रिपोर्ट की माने, तो इनकी संख्या हर समय घटती जा रही है। इनकी संख्या पर विपरीत जो प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है।
यह जो संकट ग्रस्त जातियों की जो श्रेणी है उसमें ये भी शामिल हो जाएंगी। कौन कौन से लोग? जैसे नीली भेड़ हो गई आपकी, एशियाई हाथी हो गया, गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, सुभेद्य में आती हैं, सब वुलनरेबल जातियां कहलाती हैं। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये सब भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। अब क्यों घट रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन, ये तो पता करने वाली बात है ना, लेकिन ये इसी श्रेणी में आती है कि इनकी संख्या घट रही है। अब देखिए दुर्लभ जातियां, मतलब जो बहुत कम हों, जिनको देखा ही न जाता हो अक्सर, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, सुभेद्य है, और इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, तो हो सकता है कि ये सारे इसके अंतर्गत आने वाले जो जातियां हैं, स्पेसीज हैं, इन सब जो है खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्थानिक जातियाँ। तो देखिए नेचुरल या फिर जो हमारा भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो स्पेसीज हैं, जैसे कि अंडमानी टील पे, निकोबारी कबूतर हो गया आपका, अंडमानी जंगली सूअर हो गए, और अरुणाचल के मिथुन, ये सब जातियों के उदाहरण हैं जो कि लोकल जातियों में आती हैं, सब लोकल स्पेसीज में आती हैं। अब आती हैं वो लोग जो कि गायब हो चुकी हैं, पूरी तरह से डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं। देखिए ये वो जातियां हैं इनके रहने से आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाएगी, मतलब जहाँ पर ये पाई जाती थी वहाँ पे जब जाके खोज किया गया तो वहाँ पे इन सबको कोई नाम पता नहीं मिला। तो ये उपजातियां आसानी क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या फिर पूरे तरह से बात करें तो पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों को एशियाई, कौन कौन सी जानवर हैं देखिए, जैसे एशियाई चीता हो गया आपका, और गुलाबी सिर वाली बत्तख भी इसमें आ जाता है। एशियाई चीता के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है कि एशियाई चीता कहाँ चला गया, वेयर डिड ही गो। देखिए भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी जो है प्राणी है चीता। बिल्ली के परिवार का यह अजूबा है और विशिष्ट सदस्य माना जाता है, जो कि 112 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की पता है आपको पहचान क्या होती है? उसकी आंख के कोने से मुंह तक जो है नाक के दोनों ओर फैली हुई आंसुओं के जो लकीर नुमा निशान होते हैं, उससे पहचान होती है कि ये चीता है। अगर नहीं होगी तो वो तेंदुआ हो जाएगा। 20वीं सेंचुरी के पहले जो है चीता जो है अफ्रीका, एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इनके जो जहाँ पर ये पाए जाते थे, इनके आवासीय क्षेत्र पे शिकार की उपलब्धता होने के कारण ये लगभग गायब हो चुके हैं, मर चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले खत्म हो गई थी। 1952 में ही यह प्रमाणित कर दिया गया था कि हमारे देश में ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर 20वीं सेंचुरी तक अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी नहीं है। तो वे ऐसे प्रतिकूल कारक कौन कौन से हैं जिनसे कि वनस्पतियाँ और प्राणी ये सब, इन सबका इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा? यदि आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि हमने किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तित करके रख दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि, ये सब चीज़ें हमें परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष ये रूप से हमें जंगलों से ही प्राप्त होता है और जंगल में पाए जाने वाले जीव से ही पाया जाता है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें इसका यूज भी करना है और इनको डेवलपमेंट इनका होता रहे, यह भी हमको ध्यान देना है। हम लोग केवल खा रहे हैं, ठीक है, इनको बचाने के लिए, इनको फ्यूचर के लिए कंजर्व करने के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। यही कारण है कि हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान जो हम बात करें तो कॉलोनियल जो रूल थी हमारे यहाँ चल रही थी, जिस समय रेल लाइन, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, रेलवे रूट वगैरह बनाया जा रहा था, तो कितना सारा पेड़ काटा गया था। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, जो वानिकी और खनन वाली जो क्रियाएं थी, उन सब से इन सब का नुकसान हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हम जो लोग देखें तो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, इनको सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। मतलब ये सब जंगल कैसे खत्म हुई? जब हम लोग खेती करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड बनाने लगे, तो पेड़ कटेंगे तभी तो बनेगा। तो ठीक है ना, हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कहीं उसका कहीं और इंतजाम करना चाहिए था ना हमें, उस तरह के पौधों का जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जिनसे हम लोग खुद ही मर जाएंगे अगर एक दिन ऐसे चलता रहा तो भारत में वन सर्वे हुआ था, तो 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था वो कृषि भूमि में चेंज कर दिया गया। मतलब इतने सारे पेड़ काट दिए गए। आप सोचिए 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज द मोर एरिया फॉर ऑन द लैंड। तो इतना सारा पेड़ काट दिया गया और वो एक समय की बात है। सोचिए 1951 से 1980, उसके बाद तो कितना सारा डेवलपमेंट हुआ और कितना पेड़ कट रहे हैं और आज भी कट रहे हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि 1 मिनट में 10 फुटबॉल के जो मैच के जो ग्राउंड होते हैं उनको भरने के लिए लकड़ी का अगर हम लोग गट्ठर रखें काट काट के, तो 10 फुटबॉल मैच का स्टेडियम भर जाएगा। 1 मिनट में इतने पेड़ कट रहे हैं, आप सोचिए। तो अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वोत्तर की बात करें और मध्यकालीन इस भारत में जो है झूम खेती अथवा स्लैश बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या डिग्रेशन हुआ है।
तो ये बर्न खेती क्या है, वही पौधों को जला देना, पौधे जल गए तो फिर वहाँ पे अपना खेती कर लेंगे। कहीं कहीं पे उसको काटा भी जाता था। तो क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो कॉलोनियल रूल थे हमारे यहाँ, फॉरेस्ट्री कॉलोनियल रूल थे, क्या उनको दोषी माना जाए? तो देखिए, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में इनरिकमेंट यानी संवर्धन, यानी उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, संवर्धन किया जाए उनका, अर्थात इसको आप वृक्षारोपण भी कह सकते हैं। तो पर्यावरण विद्वानों के आधार पर जो है भारत में कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण की दृष्टि से कुछ एकल या बहुत सारे वृक्षों की जो है जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। यानी आपने देखा होगा कि रेलवे वाले को सीधा सीधा वाला पेड़ चाहिए था जिससे कि उसकी रेलवे लाइन वगैरह ठीक से बन जाए। तो जो सीधे पेड़ होते थे ना, उस तरह का खराब जो उसके हिसाब के पेड़ नहीं थे, सबको काट के फेंक दिया, उसकी जगह पर दूसरे पेड़ लगा दिए। ये क्या है, एकल वृक्ष लगाना, ठीक है। तो इस तरह के पैमाने पर रोपण करने से भी पेड़ों की दूसरी जातियाँ क्या है, खत्म हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें सागवान के जो है एकल रोपण से दक्षिण भारत में और जो नेचुरल फॉरेस्ट थे वो सब बर्बाद हो गए, और हिमालय में चीड़ पाइन के जो रोपण हुआ तो उसके बाद हिमालय से ओक और रोडोडेंड्रोन, क्या है ये, रोडोडेंड्रोन, ये जो है इस तरह के फॉरेस्ट का जो है नुकसान हो गया। तो बड़ी परियोजनाओं ने भी बात करें तो वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 1952 से जो नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जो फॉरेस्ट जोन थे उनको साफ करना पड़ा है, और यह भी प्रक्रिया अभी भी जारी है। बात करें आपके मध्य प्रदेशों में तो लगभग 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जो है जो फॉरेस्ट हैं, ये क्षेत्र जो है नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद जलमग्न हो जाएगा। मतलब ये जो नर्मदा परियोजना भी चल रहा है, जैसे ही ये हो जाएगा कंप्लीट तो उस समय जानते हैं कितना हमारा पेड़ कटेगा, कितने ज़मीन के हिस्सा का, 4 लाख हेक्टेयर। आप समझ सकते हैं कितना पेड़ आएंगे इसमें और कितने पेड़ कटने वाले हैं। तो भाई वनों की बर्बादी में और खनन में ये दोनों ने भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है हमारे वनों को बर्बाद करने में। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर जो रिजर्व है, डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में पड़ गए हैं। जो हमारे पश्चिम बंगाल का जो टाइगर हैं वो सब डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुँचाया है, और साथ ही साथ कई जातियाँ जिनमें भारतीय हाथी भी शामिल है, इनके आने जाने के रास्ते को भी रोक के रख दिया है। मतलब बीच में से आप नली बना दिए तो कैसे वो लोग बेचारे आएंगे, है ना, गड्ढे खन दिए तो कैसे वो लोग आएंगे, इस तरह से प्रभावित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरण के एक्सपर्ट मानते हैं कि भाई वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। मतलब जो ये पशु चारण यानी कि जो चरने वाला ज़मीन बनाया जाता है तो वहाँ पर खुला एरिया होगा तो पेड़ काटेंगे तब ना घास लगाएंगे, तो वो उस तरह का डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो हम लोग फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी, तो इन सब के लिए भी यह 2 कारण हैं जिसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जो फॉरेस्ट रिसोर्स है वो ख़राब हो रहा है। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है भाई, ठीक है, चारे और ईंधन के लिए लकड़ी का आवश्यकता जो है मुख्यतः पेड़ों की टहनियों से काट कर की जाती है, न कि पूरा पेड़ काट कर, ठीक है। हम मतलब इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि ठीक है ना, पशु चारण और ईंधन के लिए आपको लकड़ियाँ चाहिए, तो भाई आप पेड़ की ईंधन कैसे पाएंगे? आप पेड़ काटने की क्या ज़रूरत है? आप डालियों को काटो जो सूखे सूखे, उनका ईंधन बनाओ। पूरा पेड़ काट काट के आप हाँ लाओ और मार्केट में बेचो, जो पहुँच रहा है वही काट के ला रहा है, ये तो गलत हो गया ना। आप सूखी लकड़ियों का यूज़ करो ईंधन के लिए। और चारे के लिए क्या है, चारा आप ज़मीन में को बो दीजिए, वो खुद ही उगेगा तो पशु चरेंगे। पेड़ पौधों से क्या दिक्कत है पशुओं को? तो वो इसमें बताया जा रहा है कि जो वन परिस्थिति तंत्र है देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष माने जाते हैं, जो कि तेजी से विकसित होती हैं और औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच में संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। यही कारण है कि पेड़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। हिमालय में जो है यव जिसको बोलते हैं संकट में है, यानी हिमालय की एक वृक्ष पेड़ का नाम है हिमालयन यव, चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। ये एक दवाई वाला पौधा है यह जो है, और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल और पत्ती टहनियों और साथ ही साथ जड़ों से इसमें जो है टैक्सोल नामक केमिकल निकाला जाता है, जिससे कैंसर के रोगों में इसका उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे बनाई गई दवाई विश्व भर में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर वाली दवाई है, और इसके अत्यधिक निष्कासन के कारण, अत्यधिक इस दवाई के बनने के कारण जो हमारे फॉरेस्ट स्पेसीज हैं उसकी स्पेसीज को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक से बात करें हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। सोचिए क्या हो रहा है।
भारत में जो है जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश और जंगली जानवरों को मारना, आखेटन यानी शिकार करना, साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और विषाक्तीकरण और दावानल आदि ये सब शामिल है। पर्यावरण विनाश के लिए अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग करना भी पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देश जो हैं वो पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को मानते हैं। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत जो रिसोर्स का यूज है उसके लिए वो लगभग एक सोमाली नागरिक के औसत से 40 गुना ज़्यादा है। इसीलिए शायद भारत के 5% जो रीच लोग हैं, 25 जो है प्रतिशत गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। भाई जब इतना कम है, हमारी कंजप्शन वाली जो रेट है इतनी कम है, तो फिर इतनी तेजी से क्यों ये सब नष्ट हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के एक से आधे प्राकृतिक जो वन है लगभग खत्म हो चुके हैं, 1/3 जो है पानी में डूब गए हैं और मिट्टियां वहाँ की गीली हो गई हैं, सूख चुकी हैं। साथ ही साथ 70% जो धरातली जल का क्षेत्र है, वाटर बॉडीज है, वो सब दूषित हो गया, प्रदूषित है। 40% जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो गायब हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार और कॉमर्स की दृष्टि से देखें तो कीमती जो पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों टाइप की जो हमारे फॉरेस्ट स्पेसीज हैं और वाइल्ड लाइफ है, ये सब जो है लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई हैं। ठीक है, तो फिर इसमें है कि वनों और वन्य जीवन का विनाश जो है मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश जो है सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। ये सब हमारे धरोहर है, पुरातन है। ठीक है, नहीं तो कुछ दिन बाद किताबों के पन्नों पे केवल बच्चे पढ़ेंगे कि हाँ ये हाथी ऐसा होता है, कुत्ता ऐसा होता है, बिल्ली ऐसी होती है ना। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित जो समुदाय हैं वो सब निर्धन होते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए। हाशिए मतलब एकदम किनारे, बॉर्डर लाइन पे, मतलब उसको क्या कहते हैं, वार्निंग लाइन बोलते हैं, खतरे के निशान पे पहुंच गए, ऐसा समझिए। तो यह समुदाय जो है खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और जो है वन्य के जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में बात करें जो महिलाएं हैं तो पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई है। क्यों? क्योंकि कई समाज में खाना, चारा, जल और जो भी चीज़ें आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे इन रिसोर्सेज में कमी हो रही है तो महिलाओं पर कार्यभार भी बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए, रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर पैदल जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। तो काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चे भी उपेक्षित हो जाते हैं, मतलब उनका भी ध्यान वो नहीं रख पाती हैं, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। भाई बच्चों का संस्कार ही तो है, अगर मम्मी पापा पास ही नहीं रहेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, उनके बचपन में पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, खाने पीने में ही लगे रहेंगे, कमाई में ही, तो बच्चे की तो उपेक्षा हो ही जाएगी ना, और इससे समाज बिखर जाता है। वन की कटाई के परोक्ष परिणाम की बात करें अगर हम, तो जैसे सूखा, बाढ़ भी जो है गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण का जो डिग्रेशन हो रहा है, इसका सीधा परिणाम मिलता है हमें। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और जो वन्य जीवन है मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, अतः यह बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है हम सब के लिए कि वन और वन्य जीवन के कंजर्वेशन के लिए सही प्रकार की नीति अपनाई जाए। और मैं तो कहूँ कि ये जो एक्सपर्ट है ना, ये सब लोग, पूरी दुनिया के लोग जो मानते हैं, वो अकेले ही ऐसे कहते रह जाएंगे कि हाँ चलो ये करो वो करो, बताते सब हैं कि पेड़ नहीं रहने से ये हो जाएगा, उसको करने से ये हो जाएगा, बट कितने लोग हैं ऐसे जागरूक करने वाले, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं। ये धीरे धीरे स्पेसीज हमारे पास से ख़त्म ही होते जा रहे हैं। तो क्या किया जाए बताइए? इसके लिए केवल एक ही काम किया जा सकता है कि हम सब जागरूक हों और कहीं आसपास ऐसे अनावश्यक जो पेड़ हों उसको ना काटें। जितना हो सके अधिक से अधिक हम ज़मीन का यूज़ पेड़ पौधे लगाने के लिए करें। साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी हमें डेमोक्रेटिक रूप से ये अपील करना पड़ेगा भाई कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा। आज आप लोग देख रहे हैं, अगर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता, सपोज करिए हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता, क्या ये कोरोना इतना तेज फैल जाता? हमारे एयर एटमॉस्फेयर के माध्यम से तो ये फैल रहा है ना। तो अगर एटमॉस्फेयर स्ट्रांग होता तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती तो ये कोरोना नहीं फैलता। ठीक है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो कि एनवायरनमेंट के पॉल्यूटिव होने के कारण अभी हमें होने वाले हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा हम जागरूक रहेंगे और जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतना ही हम लोग इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, भारत में जो फॉरेस्ट है और जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसका कंजर्वेशन कैसे करें।
तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी एक ऊपर फिगर देख लेते हैं, फिगर नंबर 2.3 देखिए। इसमें शांत घाटी के मुखला में जो है नर्सरी में आदिवासी जो लड़कियां हैं ये सब बांस के पौधे लगा रही हैं। फिर नीचे फिगर देखिए, छोटे छोटे जंगलों में जो प्रोडक्शन है उसको बेच रही हैं आदिवासी महिलाएं बैठ के। और थर्ड फिगर इसमें देखिए, इसी में सूखी पत्तियों को एकत्रित करके आदिवासी महिलाएं जा रही हैं। हाँ, इधर भी आप लोग के गांव में भी सूखी पत्तों को इकट्ठा करके लोग जाते होंगे। फिगर नंबर 2.2 में देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि साइकेस बिडोंग डायर यानी पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेट टाइप का एक पेड़ है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस तरह के फ्रूट आते हैं। कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमिट्रस कायरोनासिस यानी एक बिच्छू की तरह है, ये उसका नाम है, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। फिर उसके बगल में देखिए ग्रास टाइप का पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाया जाने वाला अल्केंड्रा ट्राइक्लोनोरिया ग्रम्बल पोएसिस का उपयोग जो है चटाई व टोकरी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप इधर देख रहे हैं, इसमें गोले गोले आपके कुछ फ्लावर टाइप के हैं, इसको कहते हैं एम्बिलिका राइबीज यानी कच्चे फलों वाला। और यह भी बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त औषधि लता है, मतलब इसका प्रयोग दवाइयों में किया जाता है और यह भी खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा। और ऊपर आप लोग कॉर्नर में देखिए संकट में पड़े हुए निकोबार के जो है मेगापोड हैं, बर्ड्स हैं। तो ठीक है, बाकी की बातें हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।